Assalamu alaikum bachcho, I am Mohsin Raza. Hope that you have been doing well, you are fine, and I pray for your health and your home and your family to be nice. अच्छा, इन दिस वीडियो में जो है ना, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश फेडरल बोर्ड का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है। और ये सारे किसी भी कहानी स्टोरी के प्लॉट से रेलेवेंट होते हैं। प्लॉट यानी ढांचा आपकी स्टोरी का, यानी पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया जाता है, फिर एक्शन जो है ना, फिर कॉन्फ्लिक्ट मसला बताया जाता है, फिर वो मसला अरूज को जाता है, फिर अपने इख्तियाम तरफ जाता है, तो इसे प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट को भी रन करने के लिए करैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो करैक्टर्स का किसी भी स्टोरी में इंट्रोडक्शन को कहते हैं करैक्टराइजेशन। तो ये क्या है? इट इज़ एन इनविजिबल टूल है, जो ऐसा टूल है, ऐसा वेपन है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन हम यूज़ करते हैं अपनी स्टोरी को अच्छा और जो है ना क्रिएटिव बनाने के लिए। और वो कैसे? करैक्टर्स को या तो हम जो है ना गलतियों से भरा हुआ यानी फ्लॉड प्रेजेंट करते हैं, या फ्लॉलेस प्रेजेंट करते हैं। तो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट के जो है ना अकॉर्डिंग हमने जो वर्क पढ़ रखा है फिक्शन का, उनमें से करैक्टर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमने चूँकि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ा है, तो हम उससे जो है ना ये चीज़ डिस्कस करते हैं। आंसर में कहते हैं करैक्टर डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ डेवलप एंड हाउ टू रेफर्स टू हाउ डेवलप एंड कम्प्लेक्स अ करैक्टर। ठीक है, करैक्टर्स क्या करता है? करैक्टर डेवलपमेंट हमें बताती है कि कैसे जो है ना एक करैक्टर डेवलप होता है, प्रोग्रेस करता है, ग्रूम करता है, और कैसे उसमें पेचीदगियाँ कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, कैसे वो मुश्किलात को फेस करता है। सम करैक्टर स्टार्ट आउट एज हाईली डेवलप। कुछ स्टोरीज़ में ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो पहली दफ़ा ही जो है ना डेवलप्ड होते हैं, यानी वो उनके दिल दिमाग में चेंजिंग्स नहीं आती पूरी स्टोरी में। अदर करैक्टर्स डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। और फिर कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो कि स्टोरी के साथ साथ जो है ना उनके दिल दिमाग में चेंजिंग्स आती हैं, उनकी सोच और उनकी जो है ना फिज़िक में। स्टार्टिंग आउट वन वे एंड एंड अप डिफरेंटली, यानी वो स्टार्ट में कुछ और होते हैं, उनका दिल दिमाग उनकी सोच और होती है, और एंड पे कुछ और हो जाती है। बिकमिंग चेंज बाय व्हाट हैपन्स टू देम। तो स्टोरी में जो है ना मुख्तलिफ वाक़यात जो है ना वो फेस करते हैं, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, खुशियाँ, तो उनके हिसाब से कुछ करैक्टर्स चेंज होते हैं। Or you might only see one side of the character for a while, but at the same point another side is revealed, providing the character to be more complex। ठीक है, या तो फिर ये होता है कि आपको करैक्टर की सिर्फ एक साइड दिखाई जाती है, और उसी वक्त क्या है, आप उस करैक्टर की दूसरी साइड जो है ना रिवील्ड हो जाती है। लेकिन वो रिवील्ड कैसे होती है? वो रिवील्ड आपको होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती। टू जो है ना प्रूविंग द करैक्टर टू बी मोर कम्प्लेक्स, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है इस किस्म के किरदार को समझना। द जनरल पर्पज़ ऑफ करैक्टर इज़ टू एक्सटेंड द प्लॉट। ठीक है, असल जनरल नॉर्मल आम सा मकसद जो है ना करैक्टर क्या होता है? हमारा जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो लेंथी हो, वो एक्सटेंड हो, वो और ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बने। मैनी स्टोरीज़ एम्प्लॉय, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज एम्प्लॉय होती हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ करैक्टर, यानी बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं, छोटे, बड़े, बूढ़े, जवान, इंसान, जानवर, इस किस्म के बहुत सारे करैक्टर्स चेंज होते हैं। Every story must have main characters. These are the characters that will have the greatest effect on the plot, or are the most affected by what happens in the story। ठीक है, हर करेक्टर क्या होता है? विल हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट। हर करेक्टर पर बड़े से बड़ा और मुख्तलिफ़ किस्म का इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो किस वजह से पड़ता है? स्टोरी में क्या हो रहा है, स्टोरी के वाक़यात ही जो है ना करैक्टर्स पर असर डालते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको अपनी नॉर्मल जो है ना डेली लाइफ से दूं कि एक बंदा है जो कि स्टार्ट में बिल्कुल आसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अचानक से उस पर जो है ना मुश्किलात आ जाती हैं, फाइनेंशियली, घरेलू, सोसाइटल किस्म की जो है ना मुश्किलात आ जाती हैं। और वो बंदा जब उन मुश्किलात से गुजरता है, तो स्टार्ट में उसे आइडिया नहीं था कि मुश्किलात से कैसे गुजरा जाता है, निपटा जाता है, लेकिन जब उन मुश्किलात से गुजरता है तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसके दिल दिमाग में तब्दीली आती है। तो इसी तरह करैक्टर्स पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अब उन पे जो है ना उनमें प्रोटैगनिस्ट होता है, और फिर साथ ही साथ एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट आपका हीरो होता है, और एंटागोनिस्ट जो है ना विलन को भी कहते हैं। डायनामिक करैक्टर होते हैं, यानी जो चेंज होते हैं स्टोरी के साथ साथ, और स्टैटिक करैक्टर जो कि चेंज नहीं होते, बल्कि स्टार्ट से लेकर एंड तक उनकी सेम ही नेचर रहती है, ऐसे करैक्टर्स भी होते हैं।
एंड राउंड और फ्लैट करेक्टर, ठीक है। राउंड और फ्लैट भी यही है कि राउंड करेक्टर भी डायनामिक को ही कहते हैं और फ्लैट यही स्टैटिक ही है। अ करेक्टर कैन आल्सो ऑफन फिट इनटू मोर देन वन कैटेगरी और मूव थ्रू कैटेगरीज। और ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल वो एंटागोनिस्ट में, प्रोटैगोनिस्ट में भी आ सकता है, डायनामिक स्टैटिक दोनों में भी आ सकता है। अब तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पैराग्राफ में आपने जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ा हुआ है उसमें से वो जो है ना एग्जाम्पल्स के जरिए समझाएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्रेजेंट्स बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक करेक्टर्स, ठीक है। साकिन किस्म के अनचेंजेबल और जो है ना आप कह लें कि अनवेरिएबल किस्म के जो है ना करेक्टर्स भी हैं और इसमें डायनामिक चेंजेबल करेक्टर्स भी हैं। जैसे राल्फ इज़ अ डायनामिक करेक्टर। अब आपने राल्फ पढ़ा है तो राल्फ पहले और होता है और एट द एंड बिल्कुल और होता है। यानी राल्फ पहले जो है ना ज़िंदगी की तरफ क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है। ज़िंदगी को जो है ना वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अब ज़िंदगी के बारे में उसकी सोच अच्छी नहीं होती, यानी वो बिल्कुल ही जो है ना पाबंदियों से छुटकारा चाहता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, उसे समझ आ जाती है ये जो पाबंदियाँ होती हैं ये इंसानों को हाथ में रखती हैं। और वो कैसे इसे समझ आता है, जैसे जब जो है ना वो जो जैक इन सबको मारने पे आ जाता है तो इसे तब समझ आती है कि हम अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में तो ठीक थे, वहाँ पे क्या होता है हमारी जो सोसाइटल पाबंदियाँ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनमें रहकर जो है हम जो है ना क्या हो सकते हैं, हम इंसानों की तरह रहते हैं। तो राल्फ इज़ अ डायनामिक करेक्टर एज ही गोज़ थ्रू वेरियस चेंजेस एंड हैज़ सेवरल इशूज़ टू डील विद। उस बेचारे को पहले नहीं पता होता कि किसी को लीड करना या लीडर बनना या मुख्तलिफ मसाइल को फेस करना कैसे होता है। जब वो ये चीज़ें फेस करता है तो तब उसे पता चलता है कि कैसे जो है ना इंसान एक डेवलपिंग स्टेज से गुजरता है। तो राल्फ आपके पास जो है ना डायनेमिक करेक्टर है। वाइल जैक मैरिडो इज़ आल्सो अ वाइब्रेंट करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्बिशन एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर। इसी तरह जैक मैरिडो भी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, अनअंडरस्टैंडेबल जो है ना नेचर किस्म का बंदा होता है। वाइब्रेंट करेक्टर है, वाकई में एक डोमिनेंट करेक्टर होता है। और ये भी क्या है, डायनामिक होता है, क्योंकि स्टार्ट में वो थोड़ा अच्छा होता है लेकिन बाद में वो बहुत बुरा बन जाता है। Piggy, however, is a static character in that he does not witness any change in his thinking from the first day to the last, ठीक है। और पिगी आपका जो है ना वो छोटा बच्चा चश्मों वाला जिसे हमने जो है ना साइंस से कंपेयर किया था, जो कि साइंस को सिंबलाइज करता था, ठीक है, जो कि साइन डाल बनाने का मशवरा भी देता है टैक्स आप पढ़ें तो पिगी क्या है, वो थ्रू द कोर्स थ्रू द स्टोरी बिल्कुल स्टैटिक रहता है, उसके दिल दिमाग में कोई जो है ना तब्दीली नहीं आती। इसी तरह साइमन टू इज़ अ स्टैटिक करेक्टर। साइमन भी जो है ना स्टैटिक करेक्टर ही रहता है थ्रू आउट द कोर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि एक्सप्लेन क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स विद रेफरेंस टू एनी नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर यू हैव रेड। अब क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स ऑफ अ प्लॉट हैं। अब देखें मैंने ये प्लॉट की डायग्राम ऐड की हुई है इसमें। तो इस तरह जो है ना किसी भी स्टोरी का प्लॉट वर्क करता है। तो आपके पास है स्टार्ट में, आप अपने जो है ना लेफ़्ट से देखें तो एक्सपोजिशन लिखा हुआ है। एक्सपोजिशन में क्या होता है, पहले आप पर जो है ना करैक्टर्स को आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, करैक्टर्स और जो मेन मसला होता है स्टोरी का वो आप पर रिवील किया जाता है, तो उसे कहते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन एक्सपोज से निकला है, ठीक है। उसके बाद राइजिंग एक्शन है, यानी जो मसला है वो अपने अरूज की तरफ जाता है, अपने इंतहा की तरफ जाता है और वो राइज़ करता है। और अरूज उसका क्या है, उसके अरूज को कहते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स उन मसाइल का अरूज होता है किसी भी स्टोरी में। क्लाइमैक्स मसाइल के अरूज को कहते हैं और उस क्लाइमैक्स के बाद फिर वो जो है ना हमारा जो मसला होता है वो अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। हम हमारे जो रीडर्स, हमारे दिल दिमाग में स्टोरी पढ़ते हुए जो टेंशन क्रिएट हो जाती है वो फिर लूज़ होने लग जाती है, वो रिड्यूस होने लग जाती है। तो उस टेंशन के रिड्यूस होने को एंटी क्लाइमैक्स या फॉलिंग एक्शन कहते हैं। और फिर स्टार्ट में रेजोल्यूशन, रिजल्ट्स या डिनाउमेंट होती है, ठीक है। डिनाउमेंट ही रिजल्ट्स को भी कहते हैं, हतमी नताइज को कहते हैं। तो अब इस डायग्राम को सामने रख लिया, आप ड्रा कर लें और इसको जो है ना देखते हुए आप इसका आंसर पढ़ें। तो इस सवाल के आंसर में कहता है कि एन एंटी क्लाइमैक्स इज़ सिमिलर टू अ क्लाइमैक्स इन दैट इट अकर्स एट द हाइट ऑफ टेंशन इन अ नैरेटिव, ठीक है। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं, यानी जो है ना जिस पॉइंट पे क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है सेम उसी पॉइंट से जो है ना एंटी क्लाइमैक्स भी स्टार्ट होता है।
अब होता क्या है कि क्लाइमैक्स से बाद चूँकि फ़ौरन एंटी क्लाइमैक्स आता है, ज़ाहिर है एक अरूज को फ़ौरन ज़वाल भी होता है, तो उस अरूज को क्लाइमैक्स कहते हैं और जो ज़वाल होता है उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ये एट द सेम टाइम ही अकर होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इनका जो है ना फ़र्क यही है कि जो है ना एक पीक पर होता है और दूसरा जो है ना डाउनवर्ड जा रहा होता है। However, a climax is a turning point which begins to solve the main conflict in a satisfying way. ज़ाहिर है जो है ना जब तक मसाइल का अरूज नहीं आता, मसाइल की पीक नहीं आती, तो मसाइल का रिज़ल्ट भी आना मुश्किल है। तो इसी तरह क्लाइमैक्स का होना ज़रूरी है। क्लाइमैक्स एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम जो है ना कहानी के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। तो क्लाइमैक्स इज़ अ टर्निंग पॉइंट विच बिगिनस टू सॉल्व द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन अ सेटिस्फाइंग वे, वेयर एज एन एंटी क्लाइमैक्स इज़ अ टर्निंग पॉइंट दैट इज़ अनसेटिस्फाइंग। ठीक है, लेकिन अच्छा ये अनसेटिस्फाइंग क्यों होता है एंटी क्लाइमैक्स? इसमें आपके पास रिज़ल्ट्स आपको पता नहीं होती। ये तो आपको पता होता है अब रिज़ल्ट्स आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि रिज़ल्ट्स कौन से आ सकते हैं। ठीक है, द वर्ड एंटी क्लाइमैक्स कम्स फ्राम द ग्रीक प्रीफिक्स एंटी मीनिंग अगेंस्ट। ठीक है, ये ग्रीक प्रीफिक्स लिया गया है और उस एंटी और एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट। एंड द वर्ड क्लाइमैक्स विच मीन्स लैडर और स्टेयर केस। ठीक है, क्लाइमैक्स असल में कहते हैं सीढ़ी को, स्टेयर केस को। तो सीढ़ी और जो है ना आप देखें स्टेयर, क्लाइमैक्स और एंटी। अब जो है ना क्लाइमैक्स सीढ़ी को कहते हैं और सीढ़ी ज़ाहिर है आपको बुलंदी की तरफ लेके जाती है, और एंटी क्लाइमैक्स यानी ऐसी सीढ़ी जो कि आपको डाउनवर्ड लेकर आती है। ठीक है, तो दस दो द डेफिनेशन ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज़ नॉट डायरेक्टली अपोजिट दैट ऑफ क्लाइमैक्स। ये डायरेक्टली अपोजिट क्लाइमैक्स की नहीं है, क्योंकि ये दोनों आप कह लें कि चौली दामन का साथ है इनका। क्लाइमैक्स होगा तो एंटी क्लाइमैक्स होगा। ठीक है, और जो है ना क्लाइमैक्स नहीं होगा तो एंटी क्लाइमैक्स डेफिनेटली नहीं होगा। It does show that the storyline does not fully reach the same heights that a well thought out climax would। ठीक है, इट्स जो है ना ये क्लियरली आपको शो नहीं करता कि स्टोरी लाइन क्या है, डज नॉट फुली रीच, कि वो मुकम्मल तौर पे जो है ना क्लाइमैक्स आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कहाँ से क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है और कहाँ से एंटी क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये जो है ना आपको क्लियर नहीं होता, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है वो पॉइंट ढूंढने के लिए। द क्लाइमैक्स इन द नावल अराइव्स व्हेन साइमन। अब रेफरेंस दे रहा है आपको कि क्लाइमैक्स कब जो है ना अराइव होता है, कब अकर होता है, व्हेन साइमन सीज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यानी वो जो सर कटा हुआ था ना पिग का, और वो जो है ना एक डंडे पे उसने जो है ना लगा कर रेत में जो है ना उसने एरेक्ट किया हुआ था जैक ने। तो वहाँ पे देखता है साइमन के उस सर के ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हैं, और उसे एक समझ आती है बात कि असल में ये सारी जो है ना गंध है, हाँ, असल में हमारे जो है ना ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो गंध का असल मक्खियों के लॉर्ड का होने का मतलब असल में आप कह लें कि नापाकी पलीदगी का लॉर्ड होना है। तो वो असल में उसे साइमन को तब समझ आती है जब वो देखता है कि असल में ये चीज़ें क्या हैं, हमारे अंदर हैं। एंड ही रियलाइज दैट इट इज़ द बीस्ट, बट देन रियलाइज दैट एवरी बॉय हैज़ अ बीस्ट इन हिज माइंड। ज़ाहिर है हमारे दिल दिमाग में जो बात होती है वही बाहर आती है। ठीक है, जैसे अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हदीस पाक है कि इंसान के दिल में जो कुछ होता है वही बाहर आती है, और ये कुरान की अक्कासी भी है। तो इसी तरह साइमन को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हम में से हर लड़के के जहन में, उसके दिल दिमाग में क्या है, एक बीज छुपा हुआ है। असल में ये बाहर नहीं है, बस असल में हमारे अंदर है। दैट इज़ वाई व्हेन ही ट्राइज टू कम बैक एंड जॉइन द बॉयज़ दे किल हिम कंसिडरिंग हिम एज प्रे। और यही वजह है कि जब साइमन वापस आता है उस बीज को देख कर, तो वो जो जैक वाला ग्रुप होता है वो साइमन को देख लेता है, और वो चूँकि जो है ना राल्फ की तरफ आना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि जैक वाला ग्रुप उसे देख लेते हैं और साइमन को क्या समझते हैं, भूत जिन वगैरह समझ के, वो जिन जो कि पहाड़ों पर ये तस्वर कर रहे थे, और उसे समझ कर बेचारे को मार देते हैं। हाउएवर देन व्हेन जैक engineers द किलिंग ऑफ पिगी, दिस इज़ द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, कि जब जो है ना जैक प्लान करता है पिगी को मारने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो एंटी क्लाइमैक्स होता है। यानी जब वो अब देखें तो पहली बार किसी स्टोरी में कत्ल होना एक चूँकि नई बात होती है, तो हमारे इन व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए भी वो नई बात होती है, और वो मुश्किल होती है उनके लिए बर्दाश्त करना। जब वो आदी पड़ जाते हैं ना, एक से दूसरा फिर तीसरा कत्ल होता है किसी स्टोरी में, कहानी में,
तो चूँकि उन्हें आदत पड़ जाती है तो वो उनके लिए फिर नई बात नहीं होती। उनकी जो टेंशन होती है, उनकी सोच, उनका जो डर होता है वो अरूज को नहीं जाता, बल्कि वो कहते हैं कि अब जो है ना हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं, लिहाजा आप क्या है इसके रिज़ल्ट्स देखो, इसके जो है ना इसका नतीजा क्या निकला है वो देखो। तो सेम यहाँ पे भी वही बात है कि जब जैक जो है वो पिगी को मारने का सोचता है तो ये किस चीज़ की निशानी है, ये एंटी क्लाइमैक्स की निशानी है कि इसके बाद जो है ना कहानी अपने इख्तिताम की तरफ जाती है। क्योंकि इख्तिताम कैसे जाती है कि इसके बाद जब वो पिगी को अगर मार लेता तो इसके बाद फिर बच राल्फ ने जाना था, और ज़ाहिर है फिर अगर वो राल्फ को मार लेता तो क्या होता, कहानी बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाती और जैक क्या है वो हमारा विलन बन जाता और वो इस स्टोरी का जो है ना आप कह लें कि हीरो भी स्टोरी का बन सकता था। तो इस किस्म की जो है ना ये प्लॉट डिस्कशन होती है, ये आपने अच्छे से जो है ना रीड करने लेनी है, आपने अपनी सोच से, अपनी जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है ना इसे समझना है। डायग्राम इसकी आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, डायग्राम को आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो है ना क्वेश्चन आसानी से जो है ना आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।